हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बुक समरी है स्टिलनेस यानी कि शांति। तो आजकल की दुनिया में, भाग दौड़ वाली दुनिया में, हमने ये बात तो बहुत सुनी होगी कि जिंदगी एक रेस है, हम दौड़े चले जा रहे हैं, थोड़ा रुकना चाहिए, एक पॉज लेना चाहिए। मगर पॉज लेने के बाद क्या करना चाहिए, क्या इस बात की पूरी क्लियरिटी थी या है? शायद नहीं। और सोचा भी नहीं कि पॉज लेकर के करना क्या है। मगर आज की बुक समरी में इसका जवाब मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। तो आज की समरी है स्टिलनेस इज द की, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। हर किसी की लाइफ में कुछ गोल्स, कुछ एम्बिशंस और कुछ सपने होते हैं। हम सब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। हम पावर, शोहरत और दौलत चाहते हैं और उसके लिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं। हम एक के बाद एक गोल्स अचीव करते जाते हैं पर कभी संतुष्ट नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे हम रुकना जानते ही नहीं। यहाँ तक कि लोग वर्कहोलिक बनते चल जाते हैं, जिसका खामियाजा आखिर में उनके हेल्थ, उनके माइंड को भुगतना पड़ता है। मगर अपने फैमिली, हेल्थ और टाइम को सेक्रीफाइस किए बिना क्या सक्सेसफुल हासिल होने का कोई और तरीका है? जी बिल्कुल है। सक्सेस पाने का एक सीक्रेट है कि हम अपने लाइफ में स्टिलनेस अचीव करें। स्टिलनेस यानी शांति। अब ये कैसे अचीव करना है? आज की बुक समरी में हमको टाइगर वुड, माइकल जॉनसन और कई फेमस लोगों की कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा। और आपके अंदर जो स्टिलनेस छुपी हुई है उसे पहचानने का भी मौका मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे के द्वारा। तो जैसे कि आज के बिजी वर्ल्ड में सब कुछ सुपर फास्ट हो गया है, जहाँ रुकना या अपनी स्पीड कम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जिसे देखो, हर कोई जल्द से जल्द सक्सेस की सीढ़ियां हासिल करना चाहता है। लोगों को लगता है कि दिन रात काम करने के बाद ही उनको सक्सेस मिलेगी, पर सच तो ये है कि ये भाग दौड़ वाली जो जिंदगी है उनकी कभी उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे। आज के इस माहौल में स्टिलनेस यानी कि ठहराव की लोगों को सख्त जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि स्टिलनेस अचीव करने के लिए कैसे की जाए? स्टिलनेस हमें सक्सेस की तरफ कैसे ले जा सकती है? इस समरी में हम उन 3 डोमेन के बारे में जानेंगे जिन पे फोकस करके हम उन स्टिलनेस को अचीव कर सकते हैं। ये 3 डोमेन है आपका माइंड, आपका सोल और आपकी बॉडी। जैसे कि सिर्फ माइंड की मत सुनो, बल्कि अपनी चेतना और बॉडी पर भी जरूर ध्यान देना। एक क्लियर माइंड, अच्छी चेतना और हेल्दी बॉडी का हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल निभाता है, जिनकी हेल्प से, जिनकी मदद से हम स्टिलनेस अचीव कर सकते हैं। इस समरी में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे जो जाने माने लोगों ने अपनी लाइफ में स्टिलनेस अचीव करने के लिए यूज किया था, जैसे कि जॉन एफ कैनेडी, टाइकल जॉक्सन, टाइगर बुकशर्ड और माइकल जॉर्डन। तो उनकी कहानी से हमको ये पता चलेगा कि कैसे स्टिलनेस लोगों को उनकी इच्छा और सपनों को पूरा करने में हेल्प करती है। स्टिलनेस को वो अचीव करना वाकई में मुश्किल काम है। मॉडर्न जमाने के इंसान होने के नाते हमारे लिए रुकना या फिर अपनी स्पीड को कम कर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे फास्ट एक्शन लेते हैं और हमें रिजल्ट भी तुरंत चाहिए होता है, बिना ये समझे कि हमारी लाइफ में इसका क्या खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर एक बार आपने स्टिलनेस अचीव कर लिया तो दुनिया में आपको कोई भी चीज सक्सेसफुल हासिल करने से और सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टेबिलिटी, इलनेस और लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, द डोमेन ऑफ द माइंड। यानी कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें माइंड में ठहराव या फिर शांति डेवलप करनी ही पड़ेगी। स्टिलनेस को पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये हमारी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट भी है। शांत और ठंडे दिमाग के साथ ही हम अपनी मुश्किलों और चैलेंजेस से लड़ सकते हैं। इसीलिए हमें पास्ट या फ्यूचर की चिंता ना करते हुए सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। हमारा प्रेजेंट हमारे हाथ में है, इसीलिए इसका भरपूर फायदा उठाए। पहले से ये भी हार मत मानना। आराम से बैठ करके पहले ये सोचो कि आप राइट ट्रैक पर हो या फिर नहीं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, बल्कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले 1000 बार सोचो। हमें उन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना होगा जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को खत्म करता है, अफेक्ट करता है। हमें दूसरों की सलाह पर भी गौर करना चाहिए, फिर चाहे वो हमारे जजमेंट के खिलाफ ही क्यों ना हो। बाद में पछताने से अच्छा है कि हम इसी मामले में डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में खूब अच्छे से डिस्कस कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में उस डिसीजन का हम पे या फिर किसी दूसरों पे नेगेटिव असर पड़े। जब हम इन बातों को सीखेंगे, उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, तभी ये दुनिया, हमारी लाइफ बेहतर बन पाएगी, जहाँ पे हम या फिर हमारे परिवार वाले, हमारे चाहने वाले सभी खुशी से बेहतर तरीके से रह पाएंगे। अभी कुछ ही दशक हुई है कि अचानक से दुनिया काफी बदल गई है। अब ये बात जब आप पढ़ रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा वो सिचुएशन के बारे में, बट आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि ये टाइम पे जो हंगामा हुआ था वो किस लिए हुआ था। यहाँ हिस्टोरिक बदलाव जॉन एफ कैनेडी की जो प्रेसिडेंट के दौरान आई थी। 15 अक्टूबर 1962 की बात है, जब कैनेडी सो रहे थे
तब सोवियत ने क्यूबा में पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल बना ली थी और वो भी अमेरिका के तट से सिर्फ 90 मीटर दूर की। जो सीबीआई को पता चला कि जो सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका के बड़े हिस्से को तहस नहस करने की ताकत रखता है। ऐसे में अगर अमेरिका और यूएसएस के बीच जंग छिड़ गई तो लाखों लोग मारे जा सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर थे जिनके बारे में जॉन एफ कैनेडी को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पर या दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की कगार पर पहुंचने से 13 दिन पहले सोच विचार करना था। ऐसे में अगर जंग छिड़ जाती तो दुनिया तबाह हो जाती थी। इसीलिए कैनेडी ने जंग को रोकने के लिए वही किया जो वो कर सकते थे। प्रेसिडेंट होने की शुरुआत के 1-1.5 साल से कैनेडी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। उन्हें एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो उन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए थे जो पब्लिक को एक प्रेसिडेंट से होती है। कैनेडी ने अप्रैल 1961 पे क्यूबा पर कंट्रोल करने की कोशिश की पर नहीं कर पाए। वो क्यूबा लीडर फिडेल कैस्ट्रो को परास्त होते देखना चाहते थे, पर इसमें भी वो सफल नहीं रहे। फिर जल्द ही क्यूबा के सोवियत प्रीमियर निकिता खुर्शिचोव कैनेडी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। क्यूबा की सोवियत प्रीमियर खुर्शिचोव और एक लीडर के तौर पर कैनेडी की कमजोरी को फाप चुके थे। उन्होंने न्यूक्लियर हथियार के बारे में कैनेडी से कई बार झूठ बोला। तो खुर्शिचोव ये दावा करते थे कि क्यूबा का न्यूक्लियर हथियार जो मिसाइल वॉर के लिए नहीं बल्कि देश की रक्षा या फिर उसका बचाव करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका का प्रेसिडेंट होने के नाते कैनेडी की लाइफ में यह सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग टाइम था। ये मिसाइल क्राइसिस कैनेडी के लीडरशिप की परीक्षा ले रहा था। उनके एडवाइजर अब उन पे मिसाइल साइट्स को खत्म करने के लिए जोर डाल रहे थे। प्लान ये था कि अचानक से मिसाइल पर अटैक करने के बाद अमेरिका क्यूबा पर अटैक करेगा, हमला करेगा। ये एक ऐसे एडवाइस थी जिसमें अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो दुनिया तबाह हो जाती। यानी ये उन लाखों करोड़ों लोगों का सवाल था जिनकी जिंदगी अब सिर्फ कैनेडी के हाथ में थी। न्यूक्लियर क्राइसिस के वक्त कैनेडी ने किसी भी तरह का प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो अपने पहले की गलतियों से सबक ले चुके थे, इसलिए जंग करने के बजाय कैनेडी ने सब्र और शांति का काम लिया। खूब सोच विचार कर फैसला लिया कि उनको क्या करना चाहिए। कैनेडी जानते थे कि खुर्शिचोव उनको कमजोर लीडर समझते हैं, यही वजह थी कि उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल बनाए थे। लेकिन इसका ये भी मतलब था कि रशिया अपने पोजीशन को लेकर के, स्ट्रॉन्ग पोजीशन को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं था। कैनेडी मानते थे कि इतना बड़ा रिस्क लेने वाला देश एक हताश कदम उठा रहा है, लेकिन कैनेडी ने दिमाग से काम लिया। क्या वो जानते थे कि गुस्से से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। वो कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते थे। इस समझ से उन्होंने एक कम एग्रेसिव स्ट्रेटजी को अपनाया। उन्होंने क्यूबा को घेर लिया, जिससे रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स को अपने अलग अलग कदम के बारे में सोचने के लिए टाइम मिल गया। हालांकि ये सब उतना आसान नहीं था। सबको सिर पर खतरे की तलवार लटकती नजर आ रही थी। एक रशियन वॉरशिप बैरिकेड रैंक की तरफ बढ़ जाया था। एक अमेरिकन स्पाई प्लेन को मार गिराया गया था जिसमें पायलट की मौत हो गई थी। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश इस देश के लिए कमर कसे तैयार हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि दुनिया का और लोगों का क्या हश्र होगा। कैनेडी पूरी शांति के साथ अपने फैसले के साथ कायम रहा और एग्रेशन और जंग ये प्रॉब्लम का हल नहीं है सोच करके बैठा। वो किसी भी दबाव में आकर के गलत फैसला नहीं लेना चाहता था। उन्होंने सोर्स और आवे को न तो मन पे हावी होने दिया और न ही खुद को भावनाओं में बहने दिया। कैनेडी मजबूती से अपने फैसले पर अटल रहे, पर उनकी कोशिश रही कि हालात उनकी वजह से ना बिगड़े। कैनेडी की स्ट्रेटजी थी कि वो खुर्शिचोव को सोचने का वक्त देना चाहते थे और ठीक 11वें दिन ये सारा मामला खत्म हो गया। खुर्शिचोव समझ चुके थे कि वो यूएस को टेस्ट करने में नाकामयाब रहे, इसलिए उन्होंने जो मिसाइल बनाई थी उसे हटाने के लिए पेपर पर साइन कर दिया। एक लीडर और डिसीजन मेकर को हमेशा होने वाले परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। कैनेडी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए बचा लिया था दुनिया को। वो ऐसी सिचुएशन में भी बिल्कुल एकदम ठंडे और शांत दिमाग से सोच पाए जहां पल पल भारी हो रहा था। कैनेडी रुकने या ठहर जाने की अहमियत को समझते थे, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर पहलू का गौर किया। उन्होंने जॉन एफ कैनेडी को अब वाकई में मैन ऑफ स्टीलनेस या शांति प्रिय कह सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एम्पैथी माइंड। ये सच है कि सोचना हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और यूजफुल भी। सक्सेस का एक ही मंत्र है, वो है अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। लेकिन कभी कभी हम हद से ज़्यादा सोच करके अपने माइंड को कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज कर देते हैं और उस पर ज़्यादा लोड डालते हैं। हम कई बार ऐसे बेकार की बातें सोचते हैं जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को खाली करोगे तो हम वहाँ फालतू बातों के बजाय अंडरस्टैंडिंग और डिस्कवरी के लिए जगह बना पाएंगे। अगर आपका माइंड पूरी तरीके से क्लियर होगा तो आप उस चीज़ पे फोकस कर पाओगे जो प्रेजेंट में आप कर रहे हो। डी.टी. सुजोकी, जिन्होंने वेस्ट में बुद्धिज्म को पॉपुलर बनाया था, उनका मानना था कि कई लोग इसलिए सिर्फ महान काम कर पाए क्योंकि न तो वो लोग ज़्यादा सोचते थे और न ही बहुत ज्यादा चिंता करते थे। सुजुकी कहते थे कि आर्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस
यानी कि भूल जाने की कला को अगर लंबे समय तक किया जाए तो फिर उसे बच्चों जैसा मासूम बनाया जा सकता है। जब आपके अंदर बच्चों जैसे मासूमियत आ जाती है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सोच ही नहीं रहे हो। एक चाइनीज फिलोसोफर थे हुमांगो, जिनका कहना था कि अगर आप कहना चाहते हो कि फास्ट माइंड चाहिए आपका या फिर तो इसके लिए आपको ब्रेन की एक्टिविटीज को कम करना होगा या फिर बिल्कुल क्लियर ब्रेन चाहिए होगा। मार्कस ने ये बताया कि माइंड की स्टिलनेस अचीव करने के लिए आपको अपने ब्रेन से पास्ट और फ्यूचर को हटाना होगा, यानी कि जो गुजर चुका है उसे भूलना होगा और जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता करना छोड़ना होगा। अपने मन को साफ कर उसे शुद्ध रखो, क्योंकि ये हमारी बॉडी की सबसे पवित्र जगह है। आप अपने माइंड पे आने वाले थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने जजमेंट और बेकार की चिंताओं को चूज करके उन्हें फिल्टर भी कर सकते हो जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। और अगर हम इसी को वापस रिपीट करें तो आप अपने माइंड को अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने जजमेंट को बेकार की चिंताओं को चूज भी कर सकते हो। तो हमारे माइंड पे अभी एट प्रेजेंट और आने वाले टाइम की चिंताओं को हटा देने के बाद में हमारा क्लियर माइंड होगा। तो अपने माइंड पे इतना लोड मत डालो, एकदम शांत और खामोश रह के अपना काम करो, क्योंकि आपके माइंड को शांति और सुकून की जरूरत है। पॉपुलर बेसबॉल प्लेयर वो शॉन ग्रीन के ने 2002 पे लॉस एंजलिस डॉगर्स के लिए खेला था। शॉन को साल के $14 मिलियन मिलते थे, लेकिन इसके बावजूद वो गेम पे कोई कमाल नहीं कर पाते। तो उनके मैनेजर्स ने एक बेसबॉल प्लेयर के तौर पे उनके काबिलियत पर उंगली उठाना स्टार्ट कर दिया और उनके फैंस जो उनके दीवाने थे उन्होंने शॉन का खूब मजाक उड़ाया। शॉन के बेसबॉल करियर की ये सबसे खराब परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन सच तो ये था कि उस वक्त शॉन का दिमाग एकदम बेचैन था। उनके मन में 100 चीजें चल रही थी। शॉन इस हार के बाद में इस कदर निराश हुए कि उनको अपनी एबिलिटी पर भी शक होने लगा। वो इतने ज्यादा नर्वस हो गए कि उनको लगा कि ये उनके करियर का दी एंड होगा। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म का सहारा लिया, जबकि एक बेसबॉल प्लेयर के तौर पे उनका सफर जारी रहा और उन्होंने अपने माइंड को एकदम क्लियर और खाली कर दिया था, जो उन्होंने बुद्धिज्म से सीखा था। शॉन ने उन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना सीख गया था जिनके कारण उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही थी। 23 मई यानी कि 23 मई 2002 में उनके एक टीम के दौरान उनकी परफॉर्मेंस एवरेज रही, जहां पे उनकी टीम हारी भी और जीती भी। सान जानते थे कि उनकी ट्रेनिंग पे फोकस करने के लिए सारे माइंड से नेगेटिव थॉट्स को निकालना होगा और गेम में अपनी बारी आने से पहले ही सोन ने अपने माइंड को एकदम कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने अपने माइंड पे एक भी नेगेटिव थॉट्स आने नहीं दिया और सिर्फ गेम पे फोकस करते रहे। उस दिन वो अपने फर्स्ट बैट के दौरान थर्ड बेस में बेसबॉल को हिट किया था और उनकी शानदार परफॉर्मेंस गेंद की 8वीं इनिंग तक चलती रही। इससे पहले वाले गेम में शॉन की जो खराब परफॉर्मेंस रही थी उसकी भरपाई उन्होंने इस गेम में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे करके दे दी थी। टीम के मैनेजर चाहते थे कि प्लेयर के बाद गेम के बाद में उनको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए और उन्होंने ये रेस्ट लेने के लिए भी मना कर दिया। अब उनके माइंड में कोई डाउट, कोई स्ट्रेस और कुछ भी टेंशन नहीं था और ऊपर से उनके फैन भी उनको लगातार चीयर कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपना फिर से माइंड क्लियर कर लिया था। शॉन का जोश देखने लायक था। वो किसी बच्चे की तरह खेल रहे थे जिसको हार या जीत की कोई टेंशन नहीं थी। इसीलिए तो टीम के हारने के बावजूद वो जीत गए थे, अपनी जिंदगी को जीत गए थे। वो तो बस गेम को एंजॉय कर रहे थे। जब उन्होंने बॉल को दूर तक हिट किया तो उनके साथी खुशी से पागल हो गए। उन्होंने गेम हारते हारते गेम को जितवा दिया था अपने टीम को। शॉन ने जब अपना माइंड पूरी तरीके से खाली किया तब वो पूरी तरीके से गोल पे कनेक्ट हो पाए। वो वहां पे गेम खेलते वक्त भी एकदम शांत बने रहे। उन्होंने ग्रेटेस्ट मंथ के परफॉर्मेंस के तौर पर बेसबॉल पे रिकॉर्ड बना लिया था। तो ये क्लियर माइंड रखने की वजह से, एक शांत और शोरगुल से खाली मन के कारण ही शॉन एक बार फिर से सक्सेस की ऊंचाइयों को छू पाए थे। अगर शॉन अपने माइंड को खाली करके इतने सक्सेसफुल हो सकते तो हम क्यों नहीं। तो माइंड को एम्प्टी करने की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद में अब बढ़ते हैं आगे द डोमेन ऑफ द सोर्स, यानी कि स्टिलनेस के और भी सोर्स है, जैसे कि अपने फीलिंग्स के प्रति ईमानदार रहना, दूसरों के साथ एक हेल्दी और क्लियर रिलेशनशिप को मेंटेन करना, सही गलत की पहचान होना, सेल्फ कंट्रोल करना, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग को स्टिलनेस अचीव करने के लिए बेहद हेल्प करने वाला है। तो जरूरी है कि अगर आपका दिल भी बेचैन हो तो भला दिमाग कैसे शांत रह सकता है। इस खालीपन का सबसे ज्यादा शिकारी तो हमारी जो सोल यानी कि चेतना या फिर आत्मा होगी। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उन्हें जरूरी चीजें दिखाई नहीं देती है और उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता है। खुशी, संतोष और स्टिलनेस यानी कि शांति या ठहराव
हमारी सोल से निकलती है। और जिस इंसान को शांति और सुकून चाहिए, उसे सही और गलत के बीच में फर्क पता होना चाहिए, तभी वो चैन से जी पाएंगे। तो आपको अपने दिल से जो जलन और नफरत की भावना मिटानी पड़ेगी, तभी आप खुश रह पाएंगे। दूसरों के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशन बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए कोशिश करिए। जो आपके पास में उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करिए। जो भी करो मोटिवेशन में करो, ना कम ना ज्यादा। जो मिला है उसके लिए ऊपर वालों का शुक्रिया अदा करो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको हमारी लाइफ में स्टिलनेस अचीव करने में हेल्प करेगा। याद रखें कि एक शुद्ध और साफ चेतना के साथ ही इंसान अपनी लाइफ को महान बना सकता है। टाइगर वुड एक फेमस बुक है, जो काफी अमीर और फेमस ऑथर है। उनकी जैसी लाइफ जीने का सब कोई सपना देखते हैं। गोल्फ में अपने शानदार करियर की वजह से उनको एक आइकॉन माना जाता है। इसके अलावा टाइगर के पास बहुत लविंग फैमिली भी है, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिंदगी में उनको सच्चा सुख नहीं मिला। उनके पिता अल्बर्ट ने 2 शादियां की थी और टाइगर उनकी दूसरी बीवी के बच्चे थे। टाइगर के पिता बहुत सख्त मिजाज के थे। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने नस्ल के आधार में भेदभाव को काफी करीब से झेला था। टाइगर जब एक साल के बच्चे थे तो उनके पिता ने उनको पहली बार गोल्फ से इंट्रोड्यूस कराया और उन्हें हाई चेयर में बैठा दिया गया, जबकि उनके पिता गोल्फ खेल रहे थे। गोल्फ को लेकर के टाइगर के अंदर एक अजीब सा जुनून पैदा हो गया, यानी कि 9 महीने की उम्र से ही वो गोल्फ के बॉल को हिट कर सकते थे। टाइगर वुड जब 2 साल के थे तो उन्होंने अपनी स्किल दिखाने के लिए एक टेलीविजन शो पे इनवाइट किया गया। टाइगर ने न जाने कितने घंटे अपने पिता से गोल्फ सीखते हुए बिताए थे, ये उनको खुद भी याद नहीं। और न जाने गोल्फ सेल्फ उन्होंने न जाने कितनी बार ही की ट्रेनिंग के बाद उनके गोल्फ स्विमिंग में निखार आया, जिसने उनके स्किल का मास्टर बना दिया। उनके पेरेंट्स उनको अलग अलग गोल्फ टूर्नामेंट में ले जाया करते थे। उन्होंने टाइगर के लिए बेस्ट और बेस्ट कोच का हायर किया। कोच से ट्रेनिंग लेने के बाद उनके पिता कंसंट्रेशन की ट्रेनिंग दिया करते थे उनको। उन्हें सिखाते वक्त उनके पिता जोर जोर से खांसते थे, अलग अलग आवाज निकालते थे, यहाँ तक कि उनके ऊपर में वो बॉल भी फेंका करते थे, ताकि टाइगर का माइंड किसी भी तरीके से डिस्टरबेंस को बर्दाश्त करना सीख ले। उनके पिता का मानना था कि अगर टाइगर मामूली शोर से भी डिस्ट्रैक्ट होना जाए तो वो कभी कोई टूर्नामेंट जीत नहीं सकता। इसीलिए उनको अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीखना होगा। जैसे जैसे टाइगर बड़े होते गए, उनके पिता की ट्रेनिंग और भी टफ होते गई। उनके पिता उनको गुस्सा दिलाने और गेम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भला बुरा बोलते थे, या तो फिर इंसल्टिंग बात बोल दिया करते थे। उनके पिता टाइगर को विनम्रता सिखाने के लिए प्रैक्टिस के दौरान चीट किया करते थे। पर जैसा कि टाइगर का कहना है कि उनके पिता के टफ ट्रेनिंग ने उनको एक ऐसा इंसान बना दिया जिसके अंदर कोई भी भावना नहीं थी। टाइगर कहते हैं कि उनके पिता ट्रेनिंग के दौरान कई बार जब हद से ज्यादा रूड हो जाते तो बोल सकते थे कि बहुत हो गया, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। टाइगर को टफ ट्रेनिंग मिल रही थी और वो उसको एंजॉय भी कर रहे थे। उनके पिता का कहना था कि इनफ या बस हो, बहुत हो गया, ये शब्द उन लोगों के लिए है जो लूजर्स या फिर हार मान लेते हैं। टाइगर ने अपना हर गेम जीता और हमेशा वर्ल्ड के नंबर 1 टॉप पर बने रहे। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद उनको लगता था कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो बहुत लकी है और उनको वही करना चाहिए जो टाइगर चाहते हैं। पर टाइगर को लगता था कि जो दौलत, शोहरत और इज्जत उनको मिली है उसके लिए वो पूरे हकदार है। सफलता उनके सिर चढ़ करके बोल रहे थे। उनको इतना घमंड हो गया था कि वो अपनी लाइफ पे किसी को भी किक मार के निकाल सकते थे। और 2006 में अपने पिता की मौत के बाद में उनका एटीट्यूड और भी ज्यादा खराब हो गया। 2008 में पैर पे चोट लगने के कारण उन्होंने एक बेहद टफ गेम भी जीता, और तो ये उनकी 14वीं यानी कि सबसे बड़ी जीत थी। इस गेम के बाद उन्होंने 6 महीने का ब्रेक ले लिया। इसके कुछ ही टाइम बाद टाइगर की वाइफ ने उन पर चीटिंग का आरोप लगा दिया। मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि टाइगर के कार का एक्सीडेंट हो गया। ऊपर से उनकी वाइफ ने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया था। इन 10 सालों में उन्होंने एक भी बड़ा अवार्ड नहीं जीता था। यह टाइगर वुड्स की जिंदगी का सबसे खराब टाइम समझो। उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। न्यूज़पेपर भी गर्मा गर्म खबरें उड़ा रहा था कि टाइगर के कई प्रॉम स्टार्स के साथ में या वेट्रेस के साथ में अफेयर था। उन पर यह भी इल्जाम लगा था कि उन्होंने उनकी जो उनके चर्चा के पार्किंग प्लॉट है वहां पे फैमिली फ्रेंड्स की बेटियां जो है उनके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए थे। यहाँ तक कि टाइगर को सेक्स रिहैब भेजा गया था, जिसके चलते उनके सारे जो स्पॉन्सर्स भी थे वो हाथ से निकल गए थे। उनकी फैमिली लाइफ तो बर्बाद हो ही गई थी, प्लस साथ ही साथ उनका जो नुकसान उठाना पड़ा, उनको काफी नुकसान पड़ा उसको फाइनेंशियल तौर पे भी है, क्योंकि डाइवोर्स के बाद में उनको अपनी वाइफ को 100 लाख रुपए देने पड़े। तो टाइगर के पिता उनको गोल्फ सिखाते वक्त स्टिलनेस ऑफ माइंड की ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन लाइफ के बाकी पहलुओं में टाइगर बेहद
कमजोर और इमेच्योर साबित हुए। उन्होंने अपनी लाइफ की कई अहम चीजों को नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि उनके सारे रिश्ते, सही और गलत की पहचान होना, या फिर मॉडरेशन और सेल्फ लेसन। ये सब बातें उन्होंने सीखा नहीं, यह टाइगर की पहली गलती थी। अपनी हर गलती का एहसास भी हुआ उनको, पर वो टाइम थोड़ा, उन्होंने कहा कि एक दिन इम्बैलेंस लाइफ में कोई मजा नहीं है। टाइगर समझ चुके थे कि लाइफ अगर डिसिप्लिन ना हो तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एक स्वार्थी इंसान हमेशा अपने अंदर खाली महसूस करता है, वो कभी सुकून से नहीं बैठ सकता है। तो जहां पे खैर इतनी मुश्किलों के बाद भी 2019 टाइगर के लिए कुछ राहत भी लेकर के आया, जब उन्होंने मास्टर्स टूर्नामेंट जीत करके एक बार फिर वापसी कर ली। अब आगे इसको समझने के बाद नेक्स्ट समझते हैं कॉन्कर योर एंगर, यानी कि जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, हर काम गुस्से में आके करते हैं, वो हमेशा फेल होते हैं और अंत में टूट के बिखर जाते हैं। तो एक ऐसे फेमस लोगों की बात सुनते हैं जिनकी पूरी जिंदगी गुस्से और नफरत करते हुए बीते। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन कहते हैं कि उन लोगों से नफरत मत करो जो तुमसे नफरत करते हैं, वरना उनमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा। नफरत इंसान को बर्बाद कर देती है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो नफरत और गुस्से के जोर पे नहीं बल्कि प्यार और भरोसे के जोर पे अपने लोगों का दिल जीतता है। तो ग्रीक पॉलिटिशियन जो कि अमेरिकन जो बैरिस्ट है, मिनिस्टर है, उनकी जो मार्टिन लूथर किंग जूथर की भी वो किसी फिलोसफी पर यकीन रखते हैं। सेनिका जो एक रोमन फिलोसोफर है, उनका भी यही कहना था कि गुस्सा आपको अपने गोल्स तक कभी नहीं पहुंचने देता। गुस्सा पहले काफी हेल्पफुल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये विनाशकारी साबित होता है, जो आपकी खुशी और लाइफ को बर्बाद कर देता है। जो आप चाहते हैं गुस्से से कभी हासिल नहीं कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जो गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला जाता है, वो आपको भी कंट्रोल करने लगता है या आपके रिश्तों को तहस नहस कर देता है। गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस वक्त आपको गुस्सा आए ऐसे बन जाओ जैसे कि आप बहरे, गूंगे या अंधे हो, और फिर अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन को खुद पे हावी ना होने दो। ऐसी जगह या लोगों से दूर रहो जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, जितना हो सके उनको अवॉइड करो। और जैसे ही आपको लगे कि आपका टेम्पर आप पे बढ़ रहा है तो तुरंत वहां से हट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आप किसी को भला बुरा बोल दो और फिर बाद में पछताओ। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उस निराशा को कम करने के लिए भी आपको गुस्सा कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जो लोग गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनको हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। जिसके दिल में गुस्सा था वो कभी लाइफ में स्टिलनेस भी अचीव नहीं कर पाएंगे। गुस्सा आपको देता क्या है? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और हार का एहसास। बुद्धिज्म में कहा जाता है कि गुस्सा एक शेर की तरह जो आपके अंदर रहता है, और अगर शेर को काबू में नहीं किया गया तो ये आपको ही मार डालेगा। स्टिलनेस अचीव करने से पहले इस गुस्से को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपनी इच्छाओं की तरफ बढ़ जाएंगे। बास्केटबॉल में सक्सेस की ऊंचाई छूने के बाद में 2002 में माइकल जॉर्डन को अपने बॉल हॉल ऑफ टीम में शामिल किया गया, जिस पर जॉर्डन अवार्ड ले रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर उन्होंने एक अजीब सी स्पीच ली। बड़े गुस्से वाले टोन में जॉर्डन ने मीडिया के बारे में शिकायत करते हुए कहा कि मीडिया उनको और अपने कॉलेज के कोच को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे। माइकल डीन उस टाइम के बारे में बात कर रहे थे जिस टाइम वो कॉलेज के टाइम में एक बार जो एक बास्केटबॉल के लिए उनके कोच ने उनको कहा था कि उनमें खास पोटेंशियल नहीं है। इसके बाद जॉर्डन ने ऑडियंस की तरफ एक आदमी का इशारा किया और ये पर्सन उसमें था बोल करके बोले। तो तभी एक बास्केटबॉल प्लेयर टीम स्पिरिट में अपने उस वक्त सेलेक्ट किया गया था जब दोनों यूनिवर्सिटी टीम के लिए ट्राई कर रही थी। अपने इस गेम्स में जॉर्डन ने कहा कि उन्होंने साबित कर दिया कि उनके बजाय किसी दूसरे को लेना उनके लिए कितना गलत था ये फैसला। जॉर्डन का मानना था कि उन्होंने जानबूझ करके टीम से हटाया गया था उनको। जॉर्डन सालों तक ये बात को दिल पे लगाए बैठे हुए थे और ये सब बातें उन्होंने मीडिया को बताते हुए कहा कि वो सब बातें दिल में रखने के कारण ही ये सक्सेसफुल रहे थे। माइकल जॉर्डन ने साबित कर दिया था कि गुस्सा कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन लोगों ने उनकी स्पीच को गलत तरीके से लिया। उनकी स्पीच ने यह भी दिखाया कि कैसे गुस्से में लोग दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। गुस्से ने माइकल जॉर्डन को एक बेहतर बास्केटबॉल बना दिया था, लेकिन उनके किसी गुस्से की वजह से उनके टीम में गलतफहमी पैदा हो गई थी। कई बार वो अपने ही टीम के साथियों का अपमान करते थे, उनसे लड़ पड़ते थे। जॉर्डन के किसी क्रूरता ने बास्केटबॉल प्लेयर में किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ा तो किसी का इमेज ही खत्म कर दिया। बेशक वो महान बास्केटबॉल प्लेयर है, लेकिन उसके गुस्से और बदले की भावना ने उनकी इमेज खराब करती थी। उनका बर्ताव किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाता था। कोई दो राय नहीं कि माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल को सुरक्षित स्थान बना लिया था, लेकिन जीत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, किसी को भी हर्ट कर सकते थे, यहाँ तक कि खुद को भी। माइकल जॉर्डन का नेगेटिव बिहेवियर कहीं से भी आइडियल नहीं था जिसको कि फॉलो किया जा सके। नेक्स्ट चैप्टर है से नो। बॉडी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सोल और माइंड। आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल कैपेसिटी का क्या फायदा है अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है।
क्योंकि बॉडी में ही सोल और माइंड की जगह है। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टिलनेस ऑफ बॉडी के बारे में चर्चा करेंगे, पर अभी और एक इम्पोर्टेंट बात कि एक जाने माने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोनाथन फेडर कहते हैं कि नए बेसबॉल प्लेयर को बैट पकड़ करके पीछे रखने में दिक्कत होती है। वह एक परफेक्ट पिच चूज किए बिना ही लगातार हिट करते हैं। उन्हें लगता है कि एग्रेसिव तरीके से खेलने से उनको नाम और शोहरत मिल पाएगी, पर ये 900 के बेसबॉल प्लेयर ये नहीं जानते कि ये जो एग्रेसिवनेस है वो उनकी ताकत नहीं है बल्कि ये कमजोरी है। जबकि उन्हें चाहिए कि वो ग्रेट हिटर सदाहारू की तरह बैक होल्ड करना सीखे और फिर परफेक्ट पिच का वेट करे। सदाहारू ने अपने हिडन कोच और जेन मास्टर हिरोशी कावा से ये बात सीखी थी कि बेसबॉल में इंतजार करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सदाहारू ने अपने हैकिसी और खालीपन के एक्यूरेसी को सीखा जो उनकी खोज में मुश्किल बैटिंग एक्सरसाइज को सिखाया था। वो अरकावा के सिखाए लेसन थे जिन्होंने सदाहारू को एक टॉप बेसबॉल प्लेयर बना दिया था। बॉल को हिट करने से लेकर के बैट को पीछे होल्ड करके रखना, अब परफेक्ट हिट्स का वेट करना, जो एबिलिटी सदाहारू के अंदर थी उसे हुवई कहते हैं। इस दौरान उनका बॉडी मूवमेंट एकदम शांत रहता है ताकि वो मेंटली और स्पिरिचुअली पूरी तरीके से एक्टिव हो सके। इस प्रोसेस में इंसान में ठहराव आता है और वो एकदम क्लियर तरीके से सोच लेता है। इसीलिए ये एबिलिटी सबको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। जैसे पजल जल्दबाजी में हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। येलो लाइट और रेड लाइट, येलो लाइट रेड लाइट की तरह ग्रीन लाइट भी इंपॉर्टेंट है, बट अच्छे से सोचने के लिए बॉडी को पॉज लेने की जरूरत है। एक कपल और एक लीडर होने के नाते उन्होंने जो भी काम किए वो बहुत अच्छे किए। प्रिंस एल्बर्ट द वेरियन प्लेस थे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी विक्टोरिया के साथ शादी करने के बाद उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। प्रिंस एल्बर्ट ने क्वीन विक्टोरिया की बहुत सी जिम्मेदारी अपने अंदर ले ली थी ताकि विक्टोरिया की लाइफ इजी हो जाए। प्रिंस एल्बर्ट सही मायनों में मैन ऑफ डिसिप्लिन थे, लेकिन साथ ही वो कंजर्वेटिव और एम्बिशियस भी थे। प्रिंस एल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया दोनों ही एक तरह के से हैबिट था उनकी टाइम में ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही फुला फला था। तो वो जिम्मेदारी को सारी जब उठाते गए, जो जिम्मेदारी थी जो क्वीन विक्टोरिया ने उनको दिया, तो कभी उन्होंने किसी काम के लिए मना नहीं किया। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से प्रिंस एल्बर्ट को इतना स्ट्रेस हो जाता था कि वो हर दिन उल्टियाँ करते थे। उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक था जो उनके डेली रूटीन में वहाँ शामिल था। वो चाहे कितनी भी बिजी शेड्यूल में क्यों ना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना कभी भी भूलते नहीं थे वो। तो यहाँ से क्या हुआ था, तो इम्पैक्ट ये माना जाता है कि प्रिंस उनकी जो नॉलेज की वजह से ही ब्रिटेन अपना यहाँ पे पहुँच पाया है, यानी यूएस सिविल वॉर में नहीं फंसा। ये सच है कि प्रिंस एल्बर्ट ने ही ब्रिटेन की भलाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, लेकिन उन पर कुछ बेकार के मामलों पे टांग अड़ाने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। द ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक जहाँ इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पर चेक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। और कोई समरी आपको सुननी हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं।